हेलो गाइस, मैं नंदी कुमारी अपने चैनल यूपीएससी माइंडसेट के साथ आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और आज का टॉपिक मौर्य वंश पर हम बात करेंगे और इसके 2 वीडियो होंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़े लंबे हैं, जिसकी वजह से आज केवल भाग 1 पढ़ेंगे और कल भाग 2। आज अब इसी के साथ हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे कि किसका कहाँ प्रसार हुआ और क्या क्या विस्तार हुए। इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कहना ना भूलेंगे, क्योंकि यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। जो गलती हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब चलते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। मौर्य वंश के हमने तो बता दिया कि जब नंद वंश की अंतिम शासक धनानंद जब सिकंदर को भारत में आक्रमण करने से बचाया, तो उसी समय उसकी आर्थिक स्थिति को मद्देनजर देखते हुए चाणक्य अपने अपमान का बदला लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर कूटनीति के द्वारा नंद वंश की हत्या कर दी, जिसके बाद नंद वंश के मतलब शासक धनानंद की हत्या कर दी, जिसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कह सकते हैं। इनकी शासन मतलब मौर्य वंश कब से कब तक रहा, तब 323 से 180 BC तक हम कह सकते हैं कि इनकी मतलब केवल यही चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य शासक रहे। उनके तो सभी लोगों के शासन इतने दिनों तक, ये सबसे मतलब कह सकते हैं कि लंबा इन लोगों का शासक था। अब इसकी स्थापना मौर्य वंश की स्थापना किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इनके गुरु कह सकते हैं या सलाहकार भी कह सकते हैं, जो कि इनके चाणक्य थे और जो कि पहले ये धनानंद के ही दरबार में रहते थे। लेकिन धनानंद ने इनकी अपमान जनित मतलब भरे सभा में उन्हें अपमानित किया था, जिसके वजह से वो अपने अपमान को देखते हुए वहां से निकले और जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हाथ मिला लिया और अपने वही कार्यभार संभालने लगे। अब देखते हैं कि साक्ष्य के आधार पर आखिर हमें पता कैसे चला कि मौर्य वंश इतने दिनों तक मतलब शासन किए, कैसे मतलब किए, शासन किए तो कैसे किए, कैसे आए। तो ये सभी चीजों की हमें मिलते हैं कि जो कि अर्थशास्त्र द्वारा, इंडिका द्वारा, पुराण, मुद्रा राक्षस और अशोक के स्तंभ, जूनागढ़ का किला इत्यादि अन्य भी मतलब बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश से इतने दिनों तक शासन किए। और इनके ये मतलब अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, और इस अर्थशास्त्र में पूरे मौर्य वंश में कौन कौन शासन किया, कैसे कि उनके बारे में लिखा हुआ है। इंडिका जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। पुराण जो कि हिंदुओं की एक ग्रंथ थी, लेकिन इसमें भी साक्ष्यों के मतलब इनके मौर्य वंश के साक्ष्य मिलते हैं। मुद्रा राक्षस जो कि मतलब चंद्रगुप्त और कौटिल्य दोनों ने मिलकर कौटिल्य मतलब चाणक्य का कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी नाम में है, जिसके वजह से हम चंद्रगुप्त का कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये 3 इनके नाम थे। ये दोनों मिलकर किस तरह घनानंद को अपना अपमानित मतलब हराया और मृत्यु मतलब उन्हें मार डाला, उसके कूटनीति के बारे में इसमें चर्चा है, जिससे अनेक मतलब कह सकते हैं कि साक्ष्यों के आधार पर मौर्य वंश की पता चला। इसका हम विस्तार देखें तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो कि बहुत बड़े एक कह सकते हैं कि विजयी मतलब बहुत बड़े शासक बने, क्योंकि ये उत्तर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूरब में पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपना विस्तार किए। ये मतलब इतने मतलब जब से कह सकते हैं कि राजाओं का युग चला, ये सबसे मतलब लंबा इनका विस्तार था, क्योंकि अब तक केवल एक राजा इतने बड़े क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य नहीं कर पाए थे, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही मतलब विजयी बने और बहुत ही अनेक क्षेत्रों में इन्हें
अनेक क्षेत्रों में इन्हें विजय प्राप्त हुए। केवल यदि हम देखें तो इनके पीछे किनका हाथ था, तो चाणक्य इनके पीछे इनका बहुत हाथ था, क्योंकि ये कोई भी काम के पीछे अपना कोई न कोई कूटनीति दिमाग लगाते थे और उसके वजह से मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को सफलता पर सफलता मिलते गई और इतने बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अपना विस्तार किया। इन्होंने एक प्रमुख युद्ध मतलब जो जब ये धनानंद को हरा दिए मतलब मार दिए घनानंद को, तो उसके बाद इन्हें सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध करना पड़ा। जब सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किए तो उसमें दोनों ने मतलब कोई न हारा न कोई जीता, जिसकी वजह से इन्हें संधि करनी पड़ी और उस संधि के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विदेशी यात्री मतलब विदेश से ही युद्ध हुआ था, जो कि मेगास्थनीज आए थे और उसे इन्होंने स्वीकार किया और संधि सफल हुई। इतना ही नहीं, जब मेगास्थनीज यहाँ से मतलब जब जा रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें 500 घोड़ा उपहार में दिया, जिससे ये चार कह सकते हैं कि 4 या 5 मतलब बहुत सारे क्षेत्र में जैसे कंधार, काबुल इत्यादि मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें इन्होंने मतलब मेगास्थनीज ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य को अपने तरफ से दे दिया। उस क्षेत्र पर भी इन्होंने अपना शासन किया और यहाँ तक कि इनकी पुत्री का शादी भी मतलब विवाह भी इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया। यदि देखें तो हम ये भी बता सकते हैं कि पुराण यहाँ पर जब पुराण आया तो पुराण के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुराण कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र कुल के थे, जबकि अर्थशास्त्र और इंडिका ये सब कहते हैं कि ये क्षत्रिय कुल के थे, जिसे ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। ये मतलब इसकी वजह से मतलब अभी ये राजा बने तो अपने बलबूते पर बने, लेकिन इन्हें मतलब पुराण के अनुसार कह सकते हैं कि शूद्र और अर्थशास्त्र के अनुसार क्षत्रिय। देखते हैं इनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में सलेखना विधि द्वारा हुआ। ये सलेखना विधि क्या है तो हम जानते हैं कि सलेखना विधि वैसा विधि है जिसमें अपने मतलब दिन भर खाने को छोड़कर मतलब सारे खाने पानी सारे को त्याग दिया और उससे उनके मतलब अंतिम क्षणों में उन्होंने सारे चीजों को त्यागने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसे सलेखना विधि कहा जाता है। यदि पूछता है कि ये किस धर्म से संबंधित थे तो ये जैन धर्म से संबंधित थे और उन्हीं उसी बताए हुए रास्ते पर भी मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ये जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार किए। इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्र बिंदुसार इनके उत्तराधिकारी बने, जिनकी शासन काल का समय 298 से 273 बीसी था। लेकिन इनकी मतलब ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन इनकी शासनकाल ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी, जिससे मतलब बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब कह सकते हैं कि ये विजयी राजाओं जैसे थे। ये शत्रुओं पर बहुत जल्द विजय प्राप्त कर लेते थे। इनके शासनकाल में एक प्रमुख युद्ध हुआ था जो कि तक्षशिला के युद्ध, जिसमें इन्होंने अपने पहले एक बड़े बेटे शीशम को युद्ध के लिए भेजा, जिसे वे कलिंग जो कि कलिंग के युद्ध हम मतलब आगे पढ़ेंगे उसमें इन्होंने हार गए। लेकिन जब इन्होंने अशोक को भेजा तो अशोक विजयी होकर लौटे और उसी समय तय हो गया कि जो अगला उत्तराधिकारी बनेगा वो अशोक ही होगा। और इसी के साथ इन्होंने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली और आगे इन्होंने अशोक को उत्तराधिकारी बनाया। तो उस समय के बिंदुसार के शासनकाल में देखें कि कौन विदेशी यात्री था तो डायनोसिस था। डायनोसिस जो कि तुर्की से था और ये इनके लिए अंगूर वाली मदिरा इत्यादि मतलब लेकर आया, जिससे ये बहुत खुश हुए और अपने राज दरबार से बहुत मतलब इन्हें स्वागत किए, अन्य प्रकार के तोहफे दिए इत्यादि।
अब देखें कि इनके उत्तराधिकारी जो अशोक थे, अशोक के शासनकाल जो कि 269 से 232 बीसी है। हम जो कि यहाँ इनकी 273 में ही शासनकाल खत्म हो गई, मतलब इनकी शासनकाल खत्म हुई, तो इन्होंने 4 साल तक, मतलब बौद्ध ग्रंथ द्वारा कहा गया कि इनके मतलब 100 पुत्र थे। किनके? बिंदुसार के जो 100 पुत्र थे, जिसमें अशोक ने 99 पुत्रों को, मतलब अपने 99 भाइयों को हत्या कर दी। जो कि केवल एक बौद्ध ग्रंथ में ही इस बात का जिक्र किया गया है, और उसी में 99 मतलब 4 वर्ष लग गए, जिसके वजह से इस 4 वर्ष में, मतलब इस 4 वर्ष का कोई विवरण नहीं है। लेकिन और सभी ग्रंथ, मतलब देख रहे अर्थशास्त्र इंडिया, इस सभी किसी में भी इनके चर्चा नहीं किए गए कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा। अब देखते हैं कि ये जब उत्तराधिकारी बने तो उससे पहले ये कहाँ के राजा थे, तो मतलब ये अवंती के राजा या राज्यपाल कह सकते हैं। इनकी प्रमुख जो युद्ध थी, ये तो मतलब बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन जो प्रमुख युद्ध जिसके बाद इनमें बहुत सारी बदलाव आई, वो कलिंग की युद्ध थी। क्यों? सॉरी, यहाँ कलिंग की युद्ध में नहीं, यहाँ दूसरा युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध नहीं। यह जो कि कलिंग की युद्ध में इन्हें प्रमुख युद्ध जो कि कलिंग की युद्ध किए, उसके बाद इन्हें मतलब इतने लोगों को, लाखों लोगों को घर से बेघर होते हुए जब देखे, मृत्यु मतलब बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखे, तो इन्हें बहुत ज्यादा दया आई, और उसी समय इन्होंने वो सारे नीति को छोड़कर, मतलब युद्ध और कठोर नीति को छोड़कर इन्होंने धर्म नीति को अपना लिया, और धर्म नीति से अब अपना राज्य विस्तार करने लगे। जिससे मतलब धर्म नीति तो अपनाया, लेकिन इससे इनकी राज्य विस्तार में बहुत कमी आ गई, क्योंकि ये मतलब इन कर तो बहुत ज्यादा वसूलते थे, लेकिन युद्ध में अपने इतने ज्यादा सैनिक रखे थे, उन्हें भी ये मतलब केवल ऐसे ही, जब युद्ध नहीं करते तो ये सैनिकों को ऐसे ही रखे हुए थे, जिसकी वजह से जितने भी खजाने थे धीरे धीरे समाप्त होने लगे। और उसकी वजह से, और बौद्ध धर्म, ये किस धर्म से संबंधित थे, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और बौद्ध धर्म को इनके शासनकाल में बहुत ज्यादा विकास हुआ, और इसके कारण इनके खजाने मतलब समाप्त होने लगे धीरे धीरे, जिसके वजह से मतलब पतन का एक ये भी कारण था, मौर्य वंश के पतन का एक ये भी कारण था, धर्म नीति के विकास और युद्धों की समाप्त करना। यदि देखें कि अंतिम वंश कौन था, तो अंतिम वंश बृहदत्त था। मतलब इनके बाद भी तो कितने राजाएं हुए, लेकिन उनका कोई भी कम जिक्र नहीं है, क्योंकि खजाना धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी, तो राज्य का विकास उतना नहीं हो रहा था। केवल हम अंतिम वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बृहदत्त थे, और बृहदत्त का शासनकाल 180 बीसी तक रहा। अब आज इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे। प्लीज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।